नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत बुक का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। जो तुम्हारी वसंत पुस्तक है उसका पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मीन्स अनोखी, चिट्ठियों मीन्स ये जो पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, इनकी अनोखी दुनिया, इनका क्या महत्व होता है। आजकल चिट्ठियों का स्थान किसने ले लिया है? अब तो व्हाट्सएप कर देते हैं, पहले चिट्ठी ही आती थी, डाकिया चिट्ठी लेकर आता था। अब भी किसी विशेष सरकारी कामों के लिए चिट्ठी पत्र व्यवहार अभी भी है, लेकिन पहले अभी तो सरकारी पत्र व्यवहार है। पहले जो अब आप आजकल व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, ये सारी बातें चिट्ठियों के द्वारा ही एक दूसरे के पास पहुंचती थी। एक दूसरे का हालचाल इन्हें यही एक जरिया था जिससे पता चलता था। आज इतने आगे बढ़ गए हैं हम, लेकिन फिर भी चिट्ठियों की अपनी अलग महत्ता है, अलग महत्व है उनका। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि चिट्ठियों का ऐसा क्या है, ऐसा क्या अलग है चिट्ठी कि जो हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं है। इनकी महत्व, ये इतनी महत्व क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। पत्रों की दुनिया की अजीबोगरीब है। पत्रों की दुनिया भी, जो ये चिट्ठी पत्र हैं, अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता मीन्स वो ज़रूरत उसकी बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार मीन्स ये जो मैसेज ले जाने लाने, ये पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। इनके ये आप ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है, इनको आप याद करेंगे। ये आपका पाठ पढ़ने के लिए है, इसके प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें से गद्यांश आ सकता है आपका, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और छोटे प्रश्न उत्तर भी एक एक नंबर वाले इसमें से आ सकते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। इधर से उधर डाक जाती है, पत्र जाते हैं, अपने ठिकानों पर पहुंचाए जाते हैं। कौन पहुंचाता है? डाकिया। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब हमें लगता है कि चिट्ठी का पत्र व्यवहार जो है वो बंद हो गया है, लेकिन ये आंकड़ा देखिए आप, इससे जाहिर होता है 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ। इसका मतलब है आज भी पत्र का बहुत महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। पहले एक कबूतर को भी चिट्ठी दे देते थे, वो पहुंचा देता था। फिर तेज़ घोड़े पर डाक लेकर चलते थे। उसके बाद पहिए आ गए, गाड़ियाँ आ गई। पहिए का आविष्कार होने के बाद गाड़ियाँ चलने लगी। उस पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया।
डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया कि कहीं पत्र लिखना ही भूल जाएं बच्चे, तो इसे पाठ्यक्रम में सिलेबस में डाल दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, इफेक्ट पड़ा है उन पर, वही है। पर देहात है, जो गांव है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। आप जहां बैठे हैं वहां बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां अभी ये साधन नहीं आजकल तो नहीं है, लेकिन लेखक ने जब ये पाठ लिखा होगा तो कुछ ऐसे गांव भी होंगे जहां आज भी चिट्ठियां ही चलती होंगी, और पहाड़ी इलाके में अभी भी मिल सकते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। न लिखाया मीन्स जो अनपढ़ है वो दूसरों से लिखवाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो खुद लिखते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने बुजुर्गों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज करने का विषय है ये। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पास पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो वो बात करते फ़ोन पर, बात वहीं ख़त्म हो जाती है अगर वो एक पत्र ना लिखते तो। पत्रों को तो आज सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? कितना रखेंगे? हम कहते हैं ये भर गया है, इसका डाटा इसको निकालो, अभी साफ़ कर दो, और हम कितने ही इम्पोर्टेंट संदेश हों हम उन्हें निकाल देते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं, लेकिन अगर वो कागज़ पर लिखे हैं पत्र हैं तो हम उन्हें रख सकते हैं और रखते रहे हैं। लेकिन जब वो फ़ोन में एसएमएस करके भेजते हैं तो हम साथ के साथ कुछ टाइम के बाद उन्हें डिलीट करते जाते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। वो पत्र सारे इकट्ठे करके उनकी एक पुस्तक बना दी गई। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी और खाली इंडिया लिख देते थे बस, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। इंडिया लिखा, महात्मा गांधी का नाम लिखा और पत्र उन तक पहुँच गया। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था।
गांधी जी के पास ऐसे बिना एड्रेस के ऐसे कैसे पहुंच जाते थे? वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। दोनों हाथों से गांधी जी लिखना शुरू कर देते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, कितनी विशेष हैं ये पत्र हमारे लिए, कितने विशेष हैं। उन्हें सहेज कर रख लिया, फ्रेम जैसे हम अपनी फ़ोटो पे लगाकर अपने घर में सजाते हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हई कहा, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक मीन्स प्रेरणादायक, प्रेरणा देते थे। जब पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे, इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे, प्रेरणादायक थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर कविताएं लिखते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। अच्छी उनकी खास इमेज गुडविल है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पत्र हैं, जो डाकिया है, वो इधर के उधर संदेश देते हैं तो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। अभी भी चलती हैं चिट्ठी पत्री। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, चाहे गरीब हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं कि मेरा ये पत्र आया, मेरा ये पत्र आना था आया, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव तथा गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मनी ऑर्डर लाया है तो उसमें उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें आई हैं, पैसे आए हैं, तो इसलिए उन्हें देवदूत मानते थे कि ये अब हमारा देवता आ गया है, देवता का दूत आ गया है। तो इतने महत्व होते हैं पत्र। ये अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है, लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इस पाठ का नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक का नाम और पत्र को कौन सी भाषा में क्या क्या बोला जाता है, ये कुछ खास बातें हैं इसमें जिन्हें आप याद कर लेंगे। और ये अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए है, उच्चारण करने के लिए है और चिट्ठियों के बारे में जानने के लिए है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।